उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, उठो संघर्ष करो, सामने जिंदगी खड़ी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल लोअर पीसीएस के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरे टॉपिक का आपका रिवीजन होने वाला है और सबसे अच्छी बात है कि कोई बकवास नहीं होगी। बहुत ही कम समय में आपका टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पूरी क्लास आपको होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अभी आप हमारी ये वाली क्लास अटेंड करिए, इसके बाद आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो मैंने पीवाईक्यू कराए हैं वो वाली क्लास अटेंड करिएगा। आई बटन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस का बहुत अच्छा कंटेंट हम तैयार करवा रहे हैं और आपको हर सब्जेक्ट की टू द पॉइंट चीजें मिलने वाली हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलने वाला है। यूपी जीके की हमने 2 पीडीएफ तैयार करवा चुके हैं जो ऑलरेडी हमने दे दी हैं। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यूट्यूब की सारी वीडियोस की पीडीएफ भी आपको दी जाएंगी मात्र 299 के लोअर पीसीएस के कोर्स में और थ्योरी नोट्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईपीए 1986 की धारा 2A के अनुसार पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और मानव सूक्ष्म जीवों तथा संपत्ति के साथ मौजूद अंतर संबंध शामिल हैं। इकोलॉजी के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी शब्द का जनक अर्नेस्ट हेक्ले ने 1866 में दिया था, ऐसा माना जाता है। स्वपारिस्थितिकी यानी कि ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत किसी एक ही प्रजाति के जीवों का उनके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। समपारिस्थितिकी में एक ही स्थान पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के समूहों यानी कि कम्युनिटी का पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के जनक एजी टांसले हैं, जिन्होंने 1935 में दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक खुली प्रणाली है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है यानी कि एक दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों और पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। धारिता क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी वह अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे कोई पारिस्थितिकी तंत्र बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए अनिश्चित काल तक सहारा दे सकता है, यानी कि सस्टेन कर सकता है। धारिता क्षमता को पार करने पर इकोलॉजिकल कोलैप्स की स्थिति उत्पन्न होती है। समस्थान पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक रूप से स्वयं को संतुलित रखने की क्षमता है। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण संकल्पनाओं की। तो पारिस्थितिकी नीचे या निशे इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? निशे। इसको जो उच्चारण है सही उसका है निशे। तो यहाँ पर निके इन्होंने हिंदी में उच्चारित कर दिया है, चा को के पढ़ दिया है, ठीक है। की संकल्पना जोसेफ ग्रीनले ने 1997 में दी थी। पारिस्थितिकी निशे किसी प्रजाति का उसके पर्यावरण में विशिष्ट कार्यात्मक स्थान होता है। गौशे का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत कहता है कि दो प्रजातियां एक ही निशे में लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती हैं। इकोटोन दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, घास का मैदान या एस्चुरी के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन में प्रजातियों की संघनता अधिक होती है जिसे पारिस्थितिकी में एज इफेक्ट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक एवं जैविक अंतर संबंध की। सबसे पहला है सहोपकारिता। प्रजाति लाभ, ए को लाभ होगा, बी को लाभ होगा। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच, माइकोराइजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच में। सहभोजिता, लाभ होता है ए प्रजाति को, बी प्रजाति को तटस्थ रहता है, उसे ना तो लाभ होती है ना तो हानि होती है। आम की शाखा पर उगने वाला आर्किड, सार्क और रेमोरा मछली। परजीविता यानी कि पैरासिज्म, इसमें एक को तो लाभ हो जाता है लेकिन दूसरे को हानि होती है, जैसे अमरबेल या मनुष्य और मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये मनुष्य में आता है तो मनुष्य का तो नुकसान होता है लेकिन प्लाज्मोडियम का फायदा होता है। अमरबेल क्या है? एक बेल होती है जो पेड़ के ऊपर चढ़ती है, जो जिस पेड़ पर चढ़ जाती है उसको तो नुकसान करती है।
असहभोजिता, तो इसमें क्या होता है, पहले को तो हानि हो जाती है जो चढ़ता है, और दूसरे को तटस्थ रहता है, उसे ना तो लाभ होती है ना तो हानि होती है। जैसे पेनिसिलियम कवक द्वारा जीवाणुओं को मारना। प्रतिस्पर्धा क्या है, जहां पर दोनों को हानि होती है। एक ही घास के मैदान में चरने वाले दो अलग अलग शाकाहारी जीव तो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है और यह वायु में SO2 प्रदूषण का सूचक है। माइ माइकोराइजा कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रमण की, इकोलॉजिकल सक्सेशन की। समय के साथ किसी स्थान पर वनस्पति और जीवों के समुदायों का क्रमिक और दिशात्मक परिवर्तन अनुक्रमण कहलाता है। प्राथमिक अनुक्रमण बंजर चट्टान या नए लावा क्षेत्र में जीवन का शुरू होना होता है। प्राथमिक अनुक्रमण में सबसे पहले आने वाली प्रजाति को पायनियर प्रजाति कहते हैं, जैसे लाइकेन होती है। द्वितीय अनुक्रमण उस क्षेत्र में होता है जहां पहले से जीवन था लेकिन आग या बाढ़ से नष्ट हो गया है। द्वितीयक अनुक्रमण की गति प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अधिक तेज होती है। अनुक्रमण का अंतिम और सबसे स्थिर चरण चरम समुदाय कहलाता है, जैसे विशाल जंगल। प्रजातियों के प्रकार की अगर बात की जाए तो कीस्टोन प्रजाति वह प्रजाति है जिसकी संख्या कम होने पर भी तंत्र पर गहरा प्रभाव होता है, जैसे टाइगर और प्रवाल। संकेतक प्रजाति की अगर बात की जाए तो पर्यावरण की गुणवत्ता दर्शाती है, जैसे जल प्रदूषण के लिए मछलियां। अम्ब्रेला प्रजाति की अगर बात की जाए तो इसके संरक्षण से स्वतः ही अन्य प्रजातियों का संरक्षण हो जाता है, उदाहरण के लिए बाघ। बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह, खाद्य जाल एवं पिरामिड की। तो ऊर्जा का 10% नियम की अगर बात की जाए तो ऊर्जा के 10% नियम ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम पर आधारित है, जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। खाद्य श्रृंखला में लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ऊर्जा हानि के कारण कोई भी खाद्य श्रृंखला आमतौर पर 4 या 5 पोषण स्तरों से आगे नहीं जा सकती है। बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दी थी। संख्या का पिरामिड घास के मैदान और तालाब में सीधा बनता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स घास के मैदान और तालाब में सीधा बनता है। एक विशाल वृक्ष की का संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। जैव भार का पिरामिड स्थलीय इकोसिस्टम में सीधा होता है। जलीय इकोसिस्टम समुद्र तालाब में जैव भार का पिरामिड सदैव उल्टा बनता है, क्योंकि फाइटोप्लांक्टन का भार बड़ी मछलियों से कम होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और सदैव सीधा बनता है। जैव आवर्धन वर्सेस जैव संचय। जैव संचय एक ही जीव के भीतर समय के साथ जहरीले रसायन का एकत्रित होना होता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में जहरीले रसायनों जैसे DDT की सांद्रता का लगातार बढ़ना है। जैव आवर्धन के कारण सबसे उच्च स्तर के मांसाहारी में विष की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्र की। पर्यावरण में पोषक तत्वों का जैविक और अजैविक घटकों के बीच चक्रीय प्रभाव जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। गैसीय चक्र की अगर बात की जाए तो गैसीय चक्रों का मुख्य भंडार वायुमंडल या महासागर होते हैं। पृथ्वी का 71% कार्बन महासागरों में घुला हुआ है। कार्बन चक्र का प्रमुख भंडार है ये। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। पौधे नाइट्रोजन को केवल नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नीले हरे शैवाल करते हैं। विनाइट्रीकरण स्यूडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है, जो नाइट्रेट को वापस गैस में बदलते हैं। अब हम बात करेंगे अवसादी चक्र की। अवसादी चक्र का मुख्य भंडार पृथ्वी की पपड़ी या चट्टानें होती हैं। फास्फोरस चक्र में वायुमंडलीय चरण नहीं होता है। फास्फोरस का मुख्य स्रोत चट्टानें और गुआनो समुद्री पक्षियों का मल है। सल्फर चक्र गैसीय और अवसादी दोनों रूपों में पाया जाता है। उच्च स्तरीय तत्वों की अगर बात की जाए तो नील हरित शैवाल
धान के खेतों में प्राकृतिक नाइट्रोजन उर्वरक का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीलहरित शैवाल का अजोला एक साथ सहजीवी संबंध कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। तो जो नीलहरित शैवाल है उसका अजोला के साथ सहजीवी संबंध कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। पारिस्थितिकी पदचिह्न मानव मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक जैविक भूमि या पानी की माप है, यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो मानव मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक जैविक भूमि या पानी का माप है। पारिस्थितिकी पदचिह्न की मापन इकाई ग्लोबल हेक्टेयर है, GHA के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। अब हम बात करेंगे वन्य जीव संरक्षण एवं प्रमुख परियोजनाओं की, और यहाँ से आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अभी तक आप सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास जैसे नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर में रक्षा की जाती है। बाह्य स्थानीय संरक्षण प्राकृतिक आवास से बाहर चिड़ियाघर, जीन बैंक में संरक्षण होता है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो XC2 के अंतर्गत आती है में -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करके बीजों को, जीन को सुरक्षित रखा जाता है। स्वस्थान को इन सीटू कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि अपने स्थान पर ही संरक्षण जहां पर वो जीव निवास कर रहे हैं। बाह्य स्थानीय या XC2 संरक्षण है कि प्राकृतिक आवास से बाहर, जैसे चिड़ियाघर बना दिया, जीन बैंक बना दी, वहां पर उनका संरक्षण हो रहा है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एवं NTCA की। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। 2026 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3682 से अधिक है। भारत में वर्तमान में कुल 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य माधव बाघ अभ्यारण्य है। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी MP और 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी WPA 1972 के तहत 2006 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। NTCA के अध्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। STRIPES बाघों की निगरानी और गश्त के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर सेंसर आधारित सिस्टम है। प्रोजेक्ट एलिफेंट एवं चीता। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में सिंह भूमि झारखंड से शुरू की गई थी। हाथी को 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। 33वां तराई एलिफेंट रिजर्व यूपी में है। माइक यानी कि मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स साइट्स द्वारा 2003 में शुरू किया गया एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। गजकोटा अभियान असम सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष को कम करने की पहल है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 2022 में अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। 2026 अपडेट के अनुसार चीतों का दूसरा घर गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य MP बनाया गया है। चीतों के संरक्षण के लिए गठित चीता स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेश गोपाल हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की। प्रोजेक्ट हंगुल जो है ये 1970 में शुरू हुआ था, केवल दाचीगम NP जम्मू कश्मीर में। गिर शेर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1972 में एशियाई शेरों के लिए गुजरात में कूनो में शिफ्ट का प्रस्ताव है यहाँ पर। मगरमच्छ प्रजनन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1975 में, भीतरकनिका उड़ीसा से शुरू हुआ था। गैंडा परियोजना शुरू हुई थी 1987 में, एक सींग वाले गैंडे असम, और IRV 2020 3000 आबादी लक्ष्य रखा गया। हिम तेंदुआ 2009 में, घोस्ट ऑफ माउंटेन 718 संख्या में है, सर्वाधिक लद्दाख में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में शुरू हुआ, 5 अक्टूबर डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। गिद्ध संरक्षण 2006 में शुरू हुआ था, मृत्यु का कारण डाइक्लोफेनेक दवाई थी। पिंजौर में प्रजनन केंद्र भी इसका स्थापित किया गया है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है और इसका पहला संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पाल की खाड़ी में स्थित है।
अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष वन्यजीव एवं पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1987 में। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी बहराइच में है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2022-12 में स्थापित हुआ और ये बिजनौर में स्थित है। यह जिम कार्बेट का बफर जोन था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए TX2 अवार्ड 2020 में मिला था। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 2022 में होती है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। ये यूपी का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। प्रमुख पक्षी विहारों की अगर बात की जाए यूपी में, तो नवाबगंज, जो चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, पक्षी विहार उन्नाव में है और यह यूपी का पहला पक्षी अभ्यारण्य है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है और क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। पटना पक्षी विहार एटा यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है और 2026 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है और यह पूर्वी यूपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ मैदान और रामसर स्थल है। तराई एलिफेंट रिजर्व TER 2022 में घोषित हुआ और यह यूपी का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। सफारी और संरक्षण केंद्रों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लायन सफारी इटावा में स्थित है। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी कुकरैल बन लखनऊ में विकसित की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा घड़ियाल प्रजनन केंद्र कुकरैल लखनऊ में है। यूपी का पहला गिद्ध जटायु संरक्षण केंद्र महाराजगंज फरीदावन क्षेत्र में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भालू संरक्षण केंद्र आगरा में है जो सूर सरोवर झील के पास है। और मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस और क्रौंच है। सर्वाधिक इटावा मैनपुरी बेल्ट में ये पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सीता अशोक है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश टेसू है, जिसे जंगल की आग भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अक्टूबर 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया। यूपी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का वन आवरण 2030 तक 15% तक पहुंचाया जाए। ई कचरा उत्पादन में यूपी शीर्ष राज्यों में है, जहां नोएडा और गाजियाबाद प्रमुख हॉटस्पॉट है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में 36 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। अब हम बात करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट एवं IUCN की। तो अवधारणा और मापन की अगर बात की जाए तो बायोडायवर्सिटी शब्द WG रोशन ने 1985 में दिया था। जैव विविधता के पिता एडवर्ड O विल्सन माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। RH विटेकर के अनुसार अल्फा विविधता एक विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अंतर प्रजातियों की संख्या है। बीटा विविधता दो अलग अलग आवासों के बीच पर्यावरणीय प्रवणता के साथ प्रजातियों का बदलाव है। गामा विविधता संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की समग्र विविधता है। बात करते हैं जैव विविधता एवं हॉटस्पॉट्स की। हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां स्थानिक प्रजातियों की उच्च सांद्रता हो और 70% आवास नष्ट हो चुका हो। विश्व में 36 हॉटस्पॉट्स हैं और जिनमें से भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। भारत का पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता और स्थानिकता वाला हॉटस्पॉट है। सूडालैंड हॉटस्पॉट भारत के ग्रेट निकोबार शामिल है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। प्रवाल भित्तियों को सर्वोच्च उत्पादकता के कारण समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। IUCN एवं रेड डेटा बुक की अगर बात की जाए तो IUCN 1948 में स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और यह UN की एक एजेंसी नहीं है। भारत के ग्रेट इंडियन वेस्टर्न घड़ियाल और पिंगवी हॉग क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। बाघ, हाथी, गंगा डॉल्फिन और रेड पांडा इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। हिम तेंदुआ और एक सींग वाला गैंडा वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। जैव विविधता नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण आवास का विनाश और विखंडन है। जलकुंभी
एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। साइट्स 1973 को वाशिंगटन कन्वेंशन कहा जाता है जो वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकता है। बात करेंगे भारत के पर्यावरण कानून एवं नवीनतम संशोधनों की, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे शॉर्ट में WPA कहते हैं, इसे 2022 में संशोधित किया गया और 2023 से ये लागू है। इसके तहत जो पहले अनुसूचियों की संख्या 6 थी उसे घटाकर केवल 4 कर दी गई है। अनुसूची 3 में अब संरक्षित पौधों की प्रजातियों को रखा गया है। पहले ये शेड्यूल 6 में हुआ करती थी। नई अनुसूची 4 विशेष रूप से साइट्स के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों के व्यापार के लिए जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की। तो 2023 के संशोधन द्वारा इसका नाम वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं LAC के 100 किलोमीटर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट दी गई है। इको टूरिज्म और सफारी को अब गैर वानिकी गतिविधियों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों एवं EPA 1986 की। अनुच्छेद 48A DPSP का हिस्सा है। राज्य पर्यावरण का संरक्षण और वनों या वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51AG प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 EPA भोपाल गैस त्रासदी MIC गैस के बाद पारित हुआ था। तो MIC गैस लीक हो गई थी जिसके कारण काफी लोगों की भोपाल में मृत्यु हो गई थी। EPA 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहा जाता है। केंद्र सरकार को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की शक्ति EPA 1986 से ही मिलती है। GM फसलों को मंजूरी देने वाली GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन EPA 1986 के तहत ही हुआ है। अन्य प्रमुख कानूनों की अगर बात की जाए तो जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 ने कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT 2010 एक वैधानिक निकाय है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। NGT को पर्यावरण मामलों का निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। NGT वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1927 के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में 1987 के संशोधन द्वारा ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है। अब हम बात करेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण एवं रामसर सम्मेलन की। आर्द्र भूमि को जल शुद्धिकरण के कारण पृथ्वी के किडनी या गुर्दे कहा जाता है। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में स्थापित हुआ था। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य 1 फरवरी 1982 को बना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। पृथ्वी के केवल 6% भाग पर आर्द्र भूमि है, लेकिन यहाँ सभी प्रजातियों का 40% हिस्सा पाया जाता है। भारत में रामसर स्थलों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 2026 में 98 साइट्स हैं, यानी कि भारत में फरवरी 2026 तक रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है। ये अप्रैल में भी बनी हुई है। भारत का रामसर नेटवर्क अब 13.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। 98 स्थलों के साथ भारत एशिया में पहले और विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक तमिलनाडु में 20 है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में 11 है। 2026 में पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा को रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये यूपी का 11वां रामसर स्थल है। ठीक है, 2026 में ही गुजरात के कच्छ जिले की मौसमी आर्द्र भूमि छारी डांड को भी जोड़ा गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड खतरे में पड़ी आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है। भारत के केवल 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, एक है केवलादेव राजस्थान में और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर में। अब बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण ई कचरा एवं नियंत्रण की। फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्रों कोयला से निकलता है जिसका उपयोग अब सीमेंट व ईंटें बनाने में होता है। ब्लैक और ब्राउन कार्बन जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से निकलते हैं
और ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर पिघलाने का कारण है। भारत ने सीधे BS-6 मानक लागू किए हैं, जिनमें ईंधन में सल्फर की मात्रा घटाकर 10 ppm कर दी गई है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में 8 प्रदूषक मापे जाते हैं: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB। AQI में CO2 शामिल नहीं होता है। अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। अम्लीय वर्षा pH मान इसका 5.6 से कम होता है, से संगमरमर का क्षरण होता है, जिसे स्टोन कैंसर कहते हैं। जल प्रदूषण की अगर बात की जाए तो DO यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का उच्च स्तर अच्छे जल का संकेत है। न्यूनतम 4 mg प्रति लीटर होनी चाहिए। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का अधिक होना पानी के प्रदूषित होने का संकेत है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। कृषि अपवाह से पोषक तत्वों की वृद्धि को सुपोषण कहते हैं, जिससे शैवाल प्रस्फुटन होता है। बायो रेमेडिएशन एवं ई कचरे की अगर बात की जाए तो सूक्ष्म जीवों या पौधों द्वारा प्रदूषकों को साफ करना बायो रेमेडिएशन कहलाता है। ऑयल जैपर समुद्र में तेल रिसाव को खाने वाले जीवाणुओं का कॉकटेल है। भारी धातुओं को सोखने के लिए पौधों, सरसों, सूरजमुखी का उपयोग फाइटो रेमेडिएशन है। ई कचरा नियम 2022 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR सख्ती से लागू किया गया है। EPR का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनी उत्पाद के खराब होने पर उसे वापस लेकर रिसाइकिल करे। अब हम बात करेंगे प्रदूषण जनित रोगों की, पॉल्यूशन डिसीज की। प्रदूषक यानी कि पारा, मरकरी, रोग यानी कि मिनी माता रोग इससे होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है और ये गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है और ये पश्चिमी बंगाल, UP के भूजल में पाया जाता है। लेड सीसा के प्रदूषण से मस्तिष्क विकास में बाधा आती है। अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, EIA। EIA विकास परियोजनाओं को शुरू करने से पहले उनके पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन कहलाता है। EIA का मूलभूत सिद्धांत है सतर्कता का सिद्धांत, सतर्कता का सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। वैज्ञानिक प्रमाण के अभाव में पर्यावरण क्षति वाले कार्य को मंजूरी नहीं दी जा सकती, रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, जो उद्योग प्रदूषण करेगा वही हर्जाने और सफाई की लागत वहन करेगा। भारत में EIA की वैधानिक स्थिति की अगर बात की जाए तो EIA को भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है। EIA अधिसूचना 2006 के तहत श्रेणी A की परियोजनाओं को सीधे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है। श्रेणी B की राज्य स्तरीय परियोजनाओं को CEIA मंजूरी देता है। B2 परियोजनाओं, छोटी परियोजनाओं को EIA से पूरी तरह छूट प्राप्त होती है। EIA के मुख्य चरण, एक स्क्रीनिंग है, दूसरा स्कोपिंग है और तीसरा जन सुनवाई और चौथा मूल्यांकन है। जन सुनवाई EIA का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक चरण है, जहां आदिवासियों, किसानों की आपत्तियां सुनी जाती हैं। अब हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक संधियों की। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस होता। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP का घटता क्रम है। SF6 सबसे ज़्यादा है, फिर CFC आती हैं, फिर N2O आती है, फिर CH4 आती है और उसके बाद में आती है CO2। हालांकि GWP में यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में SF6 सर्वोच्च है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान लगभग 60% CO2 का होता है। ओजोन O3 समताप मंडल में पाई जाती है, जो UVB और UVC किरणों को रोकती है। ओजोन की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। महत्वपूर्ण संधियां एवं प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आता है और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC को खत्म करने के लिए लाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। किगाली संशोधन 2016 मॉन्ट्रियल में संशोधन कर HFC को कम करने का लक्ष्य रखता है। HFC वार्मिंग गैस है।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जीएचजीस कम करने का कानूनी समझौता था, जहां से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना आई है। पेरिस समझौता 2015 तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने को और एनडीसीज घोषित करने पर केंद्रित है। ब्लू कार्बन महासागरों, मैंग्रोव द्वारा और ग्रीन कार्बन स्थलीय वनों द्वारा अवशोषित कार्बन है। बात करेंगे सीओपी अपडेट्स और पंचामृत की। तो यूएनएफसीसीसी 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया। इसकी वार्षिक बैठक को सीओपी कहते हैं। सीओपी 28 दुबई 2023 में लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित किया गया और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का संकल्प लिया गया। सीओपी 29 2024 बाकू अजरबैजान में क्लाइमेट फाइनेंस पर केंद्रित था। सीओपी 30 2025 का समापन बेलेम ब्राजील में हुआ, जो अमेजन वनों के संरक्षण और जलवायु क्रियान्वयन पर केंद्रित रहा। सीओपी 30 बेलेम ब्राजील के प्रमुख निष्कर्षण की अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म है कि सीओपी 30 का समापन ब्राजील के बेलेम में हुआ। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कॉप 30 का आयोजन कहां पर हुआ था, तो ब्राजील के बेलेम में हुआ था, जिसमें देशों ने बेलेम पैकेज को प्रमुख वर्तित परिणाम के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया है। बात कर लेते हैं बेलेम पैकेज है क्या। तो सीओपी 30 में स्वीकृत 29 वर्तित निर्णयों का एक व्यापक सेट है। इसका उद्देश्य चर्चा से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मजबूत जलवायु वित्त, न्यायपूर्ण संक्रमण उपायों, अनुकूलन प्रगति की निगरानी, लैंगिक समावेशन और सहयोग बढ़ाकर पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने पर आधारित है। अमेरिका ने क्या किया, अभी पिछले दिनों में ट्रंप साहब वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी इस प्रकार के सम्मेलन थे, संगठन थे, जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन था, उससे बाहर निकल गया। उसका बाहर निकलने का मेन कारण उसने बहुत कुछ और बताया, लेकिन असली कारण मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका की दुनिया में बादशाहत केवल इसलिए है क्योंकि जितना भी ऑयल है दुनिया का, वो अधिकांश डॉलर में बिकता है। अब अमेरिका चाहता है कि वो डॉलर में ही बिके ताकि उसकी पावर डॉलर की बढ़ी रहे और डॉलर की मांग दुनिया में हमेशा बनी रहे। इसीलिए उसने वेनेजुला पर हमला किया और वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया, क्योंकि वेनेजुला में बहुत ही भारी मात्रा में ऑयल मौजूद है, पेट्रोलियम मौजूद है। इसीलिए वो हार्मूज और ईरान पे हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान बगैर डॉलर के चाइना को ऑयल दे रहा है, भारत को भी ऑयल दे रहा है बगैर डॉलर के। तो इस कारणवश अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और वेनेजुला पर हमला किया। ग्लोबल मुतिराओ समझौता यह नए अनिवार्य लक्ष्यों के बजाय सहयोग और क्रियान्वयन को प्राथमिकता देता है। इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौता समाधान के रूप में देखा जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षा की तुलना में कार्यान्वयन क्षमता पर अधिक जोर दिया गया है। अब बाकी सब आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भारत के पंचामृत की। तो भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक करेगा। 2030 तक भारत 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से पूरी करेगा। 2030 तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी की जाएगी। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम किया जाएगा। भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। मिशन लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए केवड़िया गुजरात से शुरू हुआ। अब हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्यों की, जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1987 में ब्रिटलैंड रिपोर्ट में हुआ था। 2015 के एजेंडा 2030 में कुल 17 एसडीजी और 169 उप लक्ष्य शामिल किए गए, जिन्हें 2030 तक पाना है। एसडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी यानी कि हर रूप से गरीबी को समाप्त करना है। एसडीजी 2 जो है भुखमरी की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो भारत में मुफ्त में अनाज मिलता है, जो इन दोनों चीज़ों को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एसडीजी 3 गुड हेल्थ के लिए है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए है। भारत को इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन के लिए है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की।
तो इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सरकार का मूल उद्देश्य केवल वोट बैंक की राजनीति है। क्वालिटी एजुकेशन बहुत पीछे छूट गई है। जितना भी पैसा है वोट बैंक की राजनीति में खर्च कर रही है सरकार, और जो क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। एसडीजी 5 जेंडर इक्वलिटी लैंगिक समानता की बात करता है। एसडीजी 6 क्लीन वाटर स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। एसडीजी 7 क्लीन एनर्जी सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। एसडीजी 8 इकोनॉमिक ग्रोथ उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकासों की बात करता है। एसडीजी 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रा उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है। एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज असमानताओं में कमी की बात करता है। एसडीजी 11 सस्टेनेबल साइट्स टिकाऊ शहर की बात करता है। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन सतत उपभोग और उत्पादन की बात करता है। एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई की बात करता है। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर जल के नीचे जीवन के बात करता है। एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड भूमि पर जीवन की बात करता है। एसडीजी 16 पीस एंड जस्टिस शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात करता है। और एसडीजी 17 पार्टनरशिप्स लक्ष्यों के लिए वैश्विक साझेदारी की बात करता है। अब हम बात करेंगे राज्यवार प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की। इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप विगत परीक्षाओं की पीवाईक्यूज देखेंगे तो बहुत सारा जो पर्यावरण के प्रश्न आए हैं वो इन्हीं से पूछे गए हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य से। भारत में 570 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.73% कवर करते हैं। अभी हम सबसे 50 महत्वपूर्ण वन अभ्यारण्यों की बात करने वाले हैं। रणथंभौर सरिस्का जैसे कई नेशनल पार्क हैं जो मूल रूप से वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में ही स्थापित हुए थे। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 में स्थापित हुआ और ये यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंदौली जिले में ये स्थित है। 1958 में यहाँ एशियाई शेरों को लाया गया था। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में स्थापित हुआ, यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। मेरठ मुजफ्फरनगर बिजनौर में यह फैला है। राजकीय पशु बारासिंगा का मुख्य आवास है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1979 में स्थापित हुआ और ये यूपी एमपी और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पर है। ये घड़ियाल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, कछुआ और गंगा डॉल्फिन का प्रमुख संरक्षण क्षेत्र है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य 1970 में स्थापित होता है। ललितपुर में यह स्थित है। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल मात्र 5.4 वर्ग किलोमीटर है। करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित होता है और यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह घड़ियालों और बाघों के उत्कृष्ट संरक्षण के लिए जाना जाता है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य 1982 में स्थापित होता है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले में है। काले हिरण और प्राचीन गुफा चित्रों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में नेपाल सीमा पर है। यह भाबर तराई इकोसिस्टम का हिस्सा है। सुहागी बरबा वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 में महाराजगंज जिले में स्थापित है। यह गंडक नदी बेसिन में स्थित है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार यहां से सटा हुआ है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 में स्थापित होता है। यह लखीमपुर खीरी में है। यह भी दुधवा नेशनल पार्क के समीप है और तराई क्षेत्र का प्रमुख बाघ आवास है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्यों की। तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य 1974 में स्थापित होता है। मंदसौर नीमच जिले में है। 2026 के नवीनतम अद्यतन के अनुसार यह चीतों का दूसरा घर बन गया है। नौरा देही वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित होता है। एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसे वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के साथ मिलाकर अब टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में स्थापित होता है। बाघों के उत्कृष्ट घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। 2026 अद्यतन के अनुसार इसे आधिकारिक तौर पर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य 1970 में स्थापित होता है। यह भारत का सबसे पुराने वन भंडारों में से एक है। यह सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण बफर जोन है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य 1970 में स्थापित होता है। सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य हिस्सा सतपुड़ा की रानी के नाम से मशहूर है। अब हम बात करेंगे गुजरात में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य की।
भारतीय जंगली गधा अभयारण्य 1973 में स्थापित है, कच्छ के छोटे रण में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। केवल यहीं जंगली गधे पाए जाते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य 1965 में स्थापित होता है। ये दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। जैसोर स्लोथ बियर अभयारण्य 1978 में स्थापित होता है, अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये विशेष रूप से स्थूल भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कच्छ रेगिस्तान अभयारण्य 1986 में स्थापित होता है। ये भारत के सबसे बड़े मौसमी खारे दलदलों में से एक है। इसे फ्लोमिंगो सिटी के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान में स्थित वन्यजीव अभयारण्यों की। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 1971 में स्थापित होता है। अरावली पर्वतमाला में यह स्थित है। यह भारतीय भेड़िया के सफल प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 में स्थापित है, थार रेगिस्तान में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास और जुरासिक काल की जीवाश्मों के लिए यह मशहूर है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य 1979 में स्थापित होता है। प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में यह मुख्य रूप से उड़न गिलहरी और सागौन के जंगलों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य 1990 में स्थापित होता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यहाँ पर स्थित है। यह तेंदुए, भालू और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित वन्यजीव अभयारण्य की। तो अस्कोट कस्तूरी मृग अभयारण्य 1986 में स्थापित होता है। यह पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित होता है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है और इसे विशेष रूप से हिमालय कस्तूरी मृग की घटती आबादी को पहचानने के लिए स्थापित किया गया था। विनसर वन्यजीव अभयारण्य यह आपका 1988 में स्थापित होता है। कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा में स्थित है। चौड़ी पत्ती वाले ओक के वन, तेंदुआ और पक्षी संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। अगर बात करें उड़ीसा में स्थित वन्यजीव अभयारण्य की, तो सबसे पहला है गहीर माथा समुद्री अभयारण्य जो 1997 में स्थापित हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का सामूहिक घोंसला बनाने का स्थान है। यहाँ पर कछुए अपना घोंसला बनाते हैं और अपना प्रजनन क्रिया करते हैं, जन्म देते हैं। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित होता है। ये खारे पानी के मगरमच्छों के सबसे बड़े आवास और बेहतरीन मैंग्रोव इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। नलबना पक्षी अभयारण्य 1987 में स्थापित होता है। ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और के केंद्र में स्थित है। लाखों प्रवासी पक्षियों का ये घर भी है। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य 1979 में स्थापित होता है। बाघों और हाथियों के अलावा यह अपने लाल रेशम कपास के पेड़ों के लिए भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में स्थित वन्यजीव अभयारण्य की। तो सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य की बात करते हैं जो 1979 में स्थापित हुआ। सोलापुर अहमदनगर में है। इसे जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य भी कहते हैं। सियार की श्रेणी के गोड़ावन पक्षी के लिए यह संरक्षित है। मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य 1985 अमरावती जिले में है। ये मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ताप्ती नदी बेसिन में स्थित है। राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य 1958 में स्थापित हुआ, कोल्हापुर जिले में है। ये पश्चिमी घाट में स्थित है और विशेष रूप से भारतीय बाइसन गौड़ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य 1978 में स्थापित होता है। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ फिशिंग कैट, मछली पकड़ने वाली बिल्ली पाई जाती है। रोलापाडू वन्यजीव अभयारण्य 1988 में स्थापित हुआ। यह शुष्क घास के मैदान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य 1989 में स्थापित होता है। कामेंग जिले में है। पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग है। यहाँ बुगुन लियोसिचला नामक अत्यंत दुर्लभ पक्षी 2006 में खोजा गया था। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य 1970 में स्थापित होता है। इसे पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। यह हॉर्नबिल पक्षियों के संरक्षण, हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। बात करते हैं असम से जुड़े हुए वन्यजीव अभयारण्यों की। पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य 1987 में स्थापित होता है। इसे मिनी कांजीरंगा भी कहा जाता है। यहाँ विश्व में एक सींग वाले गैंडों की सर्वाधिक घनत्व पाई जाती है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य 1994 ये भारत में दुर्लभ गोल्डन लंगूर के लिए स्थापित दूसरा सबसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास है।
गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य 1952 कार्बी आंगलोंग में स्थित है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों और जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। केरल की अगर बात की जाए तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य 1950 इलायची की पहाड़ियों में स्थित हाथियों और बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य 1973 में स्थापित होता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो बांदीपुर और मुदुमलाई से जुड़ा हुआ है। थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य 1983 में स्थापित होता है। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सालिम अली द्वारा इसे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्रसिद्ध पक्षी आवास कहा गया था। सलीम अली थे, है ना। और कर्नाटक में स्थापित वन्यजीव अभयारण्यों की अगर बात की जाए, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य 1951 में स्थापित होता है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। प्रसिद्ध मुथुडी जंगल इसी अभयारण्य का हिस्सा है, जो बाघों और हाथियों के लिए जाने जाते हैं। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य 1956 में स्थापित होती है। काली नदी के तट पर यह स्थित है। ये विशेष रूप से दुर्लभ ब्लैक पैंथर काले तेंदुओं के देखे जाने के लिए विख्यात है। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य 1987 में स्थापित होता है। कावेरी नदी के किनारे है। यह महासीर मछली और संकटापन्न ग्रिजल्ड जाइंट गिलहरी के संरक्षण के लिए मशहूर है। अगला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य 1940 में स्थापित होता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का यह हिस्सा है। यह 3 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर बाघ संरक्षण क्षेत्र है। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य 1967 में स्थापित होता है। यह रामसर साइट है। ये काले हिरण, राजहंस और बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य 1936 में स्थापित होता है। यह भारत के सबसे पुराने जल अभयारण्य में से एक है। यह हर साल यहाँ हजारों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और हिमाचल से जुड़े हुए अभयारण्यों की। तो महानंदा वन्यजीव अभयारण्य वेस्ट बंगाल में है। 1976 में ये स्थापित होता है। दार्जिलिंग जिले में है। तीस्ता और महानंदा नदियों के बीच में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी और इंडियन बाइसन पाए जाते हैं। पोंगडैंग लेक अभयारण्य एचपी, ये हिमाचल प्रदेश में है। 1983 में स्थापित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट है। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन क्रेन और बार हेडेड गीज भारी संख्या में आते हैं। कीवर वन्यजीव अभयारण्य 1992 में स्थापित है। स्पीति घाटी में स्थित है। यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला अभयारण्य है और स्नो लेपर्ड हिम तेंदुओं का प्रमुख घर है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो एजेंडा 21 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास के लिए अपनाया गया एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में यूएनएफसीसीसी, सीबीडी, यूएनसीसीडी और मिनी माता के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आता है। एलमोज जीएम फसलों के सुरक्षित उपयोग और बायो सेफ्टी से संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आता है और ये आनुवांशिक संसाधनों के लाभों को उचित रूप में साझा करने से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में पीओपीज यानी कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक जैसे डीडीटी को खत्म करने के लिए है। बेसल कन्वेंशन 1989 खतरनाक कचरे जैसे ई कचरा की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण से संबंधित है। रोटरडैम कन्वेंशन 1998 खतरनाक रसायनों के व्यापार में पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया लागू करता है। कोरल ब्लीचिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल द्वारा अपने सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया है, जिससे मूंगे मर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ कोरल ब्लीचिंग से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। और इतना याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर प्रयास ही कुंजी है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, मेहनत करते रहिए और शॉर्टकट मत ढूंढिए, खुद पर दया मत करिए, खुद को संघर्षशील बनाकर रखिए। सफलता आपके कदम एक ना एक दिन चूमेगी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की पीडीएफ की, या आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमसे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। लोअर पीसीएस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया जा रहा है,
बहुत सारी पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करवा चुके हैं और धीरे-धीरे आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप मन लगाकर तैयारी करना चाहते हैं, एक अच्छी जगह से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। चलिए मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।